क्लास 10 चैप्टर 2 अम्ल सार एवं लवण। अम्ल की परिभाषा यानी अम्ल सार एवं लवण, यह हमारा चैप्टर है। तो अम्ल की परिभाषा, अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी भाषा में? अम्ल को एसिड कहते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा के शब्द एसिड से हुई है। एसिड्स, जिसका अर्थ क्या होता है? अम्ल, जिसका अर्थ खट्टा होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते वे अम्ल होते। अब आप देखो कि अम्ल क्या होते हैं। तो सीधी सीधी भाषा में कहा जाए तो अम्ल वो होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते। खट्टे, अब हम कैसे जानकारी लेंगे कि ये खट्टे हैं? तो हम जीभ से परीक्षण कर सकते हैं। उसको जीभ के अगले सिरे पर डालते हैं तो वो में खट्टा आता है। तो वो पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। अब अम्ल के गुण, अम्ल के क्या क्या गुण होते हैं? अम्ल के पहले हम देखते हैं भौतिक गुण। तो अम्ल के भौतिक गुण क्या क्या है? एक, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। आपको मालूम ही है, मैंने बताया कि स्वाद में खट्टे, जैसे हम चक्के इनका पता लगा सकते हैं कि ये खट्टे हैं या मीठे हैं या कड़वे हैं, किस प्रकार ये हैं। दूसरा, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जैसे नीला लिटमस है ना, उसको क्या कर देते हैं? ये लाल कर देते हैं, रेड। अब नीले लिटमस पत्थर को जैसे ही आप अम्ल में डुबोइए तो क्या हो जाएगा? ये लाल। अब अगला गुण क्या है? जलीय विलयन में H+ आयन देते। अब H+ आयन क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, इन्हें जलीय विलयन में डालोगे तो ये H+ आयन देंगे। और जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करना, ये भी क्या है? अम्ल का एक गुण है। तो ये कौन सी गुण है? भौतिक गुण। और भौतिक गुण क्या होते हैं? जिनको हम आंखों से देख सकते हैं। तो दोस्तों, भौतिक गुण का क्या मतलब होता है? जिनको हम आंखों से देख सकते हैं। और रासायनिक गुण यानी जिन्हें हम प्रयोगशाला में पता लगाया जाता है। अब आइए चलते हैं अम्ल के रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण क्या क्या है अम्ल के? धातु के साथ अभिक्रिया कर H2 निष्कासित। H2 मतलब हाइड्रोजन, H2 निष्कासित करता है। किसी भी धातु के साथ अगर इनकी अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? H2 निष्कासित होगा। धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर CO2 गैस निष्कासित होना। यानी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3। हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा? HCO3 या H2CO3। एवं धातु में कोई सी भी धातु आ जाए, जैसे जिंक ले लो, उनके कार्बोनेटों के साथ होकर क्या होती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित करते हैं। अब आगे के गुण पे चलते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल कुछ धातु ऑक्साइड ना, वो क्या होते हैं? अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल। अब लवण क्या होता है? नमक, HCl, क्या NaCl, सोडियम क्लोराइड, उसको क्या कहते हैं? लवण या नमक। और जल, जल क्या होता है? H2। तो इसका निर्माण करते तो क्या है? अम्ल के रासायनिक गुणों में ये आ जाएंगे। अब अम्ल के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? प्राकृतिक स्रोत पे चले तो नींबू। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। टमाटर, टमाटर में कौन सा होता है? एस्कार्बिक अम्ल। इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, नोट कर लेना कि इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी गुड। कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। टमाटर में एस्कोर्बिक अम्ल। अंगूर, अंगूर में कौन सा? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अब आइए चलते हैं सिरका। तो सिरका में कौन सा हो जाएगा? एसिटिक अम्ल हो जाएगा। दूध, दूध में लैक्टिक अम्ल नहीं होता क्या दोस्तों? ये लैक्टोबैसिलस, दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए किस जीवाणु की आवश्यकता है? तो लैक्टोबैसिलस। तो उसी लैक्टोबैसिलस से क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। अब इमली में कौन सा अम्ल होगा? टार्टरिक अम्ल। और सेब में कौन सा हो जाएगा? मैलिक अम्ल। तो इनको इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। अब आइए चले अम्लों के प्रकार। तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं नंबर 1 प्रबल अम्ल। अब नंबर 2 की बात करें तो दुर्बल अम्ल। नंबर 3 की करें तो सांद्र अम्ल। और नंबर 4 की करें तो तनु अम्ल। अब प्रबल अम्ल क्या होते हैं? जो
गाढ़े होते हैं यानी जो स्वाद में बहुत अधिक खट्टे होते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल अम्ल। और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, जो स्वाद में कम खट्टे होते हैं यानी थोड़े से कम। अब सांद्र अम्ल की बात करें तो सांद्र अम्ल को मतलब होता है जो गाढ़े होते हैं, यानी जो गाढ़े होते हैं यानी जिनका घोल गाढ़ा होता है। अब तनु अम्ल की बात करें तो जिनका घोल पतला होता है या कम सांद्र होता है वो क्या होते हैं, तनु अम्ल। अब चलते हैं प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल की बात करें हम तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यानी वह विलयन जो जल में पूर्णतः आयनित यानी जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, आयनित का मतलब पूर्णतः घुल जाते हैं, जल में मिल जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अब प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं दोस्तों, इसका उदाहरण ये एग्जाम में आपके 10th क्लास में पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, अब सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा, H2SO4। आपको सल्फ्यूरिक अम्ल भी दे सकता है या उसका सूत्र भी दे सकता है, तो इनका ध्यान रखना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन सा होता है, HCl। नाइट्रिक अम्ल HNO3। हाइड्रोब्रोमिक अम्ल आदि प्रबल अम्लों के उदाहरण हैं। यानी ये कौन कौन से आ जाएंगे, ये प्रबल अम्ल में आ जाएंगे। अब चलते हैं प्रबल अम्लों में प्रोटोन हाइड्रोजन आयन H+ त्याग करने की उच्च क्षमता होती है। यानी प्रबल अम्लों में प्रोटोन और हाइड्रोजन आयन कौन से होते हैं, H+ त्याग करने की उच्च क्षमता, यानी वो उच्च क्षमता यानी वो बहुत तेजी से क्या कर सकते हैं, प्रोटोन तथा हाइड्रोजन आयन त्याग सकते, अर्थात प्रबल अम्ल अपने संघटक तत्वों के आयनों में विखंडित हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, इसके बारे में हम देखें तो मान लो कि अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित न होकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं। जैसे मान लो कुछ अम्ल हैं वो जल में पूरी तरह से मिलते नहीं हैं, यानी मान लो ये डॉट 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 कुछ चीज़ें रह जाती है, ये वो जल है। अब जल में क्या है, कुछ ये पूर्णतः मिलते नहीं है। जैसे हम शक्कर को मिलाते हैं तो वो पूरी तरह से हिलाने पे घुल जाती है, लेकिन कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो मिलाने पे पूरी तरह से घुलते नहीं हैं और कुछ ना कुछ उनके अंश बच जाते हैं, तो वे क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। अब दुर्बल अम्ल कहलाते आ गए। अब दुर्बल अम्ल के उदाहरण कौन कौन से दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा एक तो एसिटिक अम्ल जैसे CH3COOH, फिर आ जाएगा फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल किस में होता है दोस्तों, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल HCOOH। फिर हाइड्रोजन सल्फाइड आ गया जैसे H2S आदि दुर्बल अम्लों के उदाहरण है। अब आगे चलते हैं। दुर्बल अम्ल अपने हाइड्रोजन आयनों H+ का पूर्णतः त्याग नहीं करते। वही बात है कि H+ का ये वो क्या करते थे, H+ का पूर्णतः त्याग बहुत तेजी से करते थे, लेकिन दुर्बल अम्ल बहुत तेजी से नहीं करते, प्रबल अम्ल कर देते थे। समान सांद्रता पर दुर्बल अम्लों का pH मान प्रबल अम्लों से अधिक होता है। यानी समान सांद्रता पर दुर्बल अम्लों का pH मान है ना दोस्तों, वो क्या होता है, प्रबल अम्लों से अधिक होता है। अब चलते हैं हम सांद्र अम्ल, किस पे चलते हैं, सांद्र अम्ल। अब सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, तो इसमें जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। मैंने कहा कि जो गाढ़ा होता है यानी जिसमें अम्ल तो ज़्यादा हो और जल की मात्रा कम हो, उसे क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल। अब वो गया आगे का आ गया क्या, तनु अम्ल। तनु अम्ल किसे कहते हैं, तो तनु अम्ल क्या हो जाएगा, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में हो, यानी जिसमें अम्ल तो कम मात्रा में हो और जल अधिक मात्रा में, उसे क्या कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं। अब वो आ गए हम दोस्तों अम्ल क्षारक। अम्ल के बाद में क्षारक, जो पदार्थ कड़वे होते हैं स्वाद में उन्हें क्या कहते हैं, क्षारक। इसकी पहचान किस प्रकार कर सकते हैं हम, वो एक अम्ल की तरह ही कर सकते हैं कि हमने चक्का उसको जीभ के लगाया और वो स्वाद में कड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। जैसे मान लो साबुन है, अब साबुन कड़वा लगता है तो वो क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा। अब परिभाषा पे चलते हम, तो ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं।
है। अब क्षारक के गुण क्या क्या है इसके बारे में हम जाने तो क्या हो जाएंगे, क्षारक के भौतिक गुण। अब वही होते हैं दोस्तों, एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण वही जो हम अभिक्रिया के द्वारा या प्रयोगशाला में पता लगा सकते हैं, और भौतिक गुण क्या होते हैं जिनको हम स्पर्श करने से या आंखों से देख सकते हैं, वो क्या होते हैं भौतिक गुण। अब भौतिक गुण, अब क्षारक के भौतिक क्या हुए, एक तो न होता है कि वो स्वाद में कड़वा होता है, ये सभी को मालूम है कि दोस्तों वो स्वाद में कड़वा होता है। अब नंबर 2, लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब अम्ल क्या कर रहा था कि नीले लिटमस को किसमें, लाल में परिवर्तित कर रहा था, और अम्ल और क्षारक क्या कर रहा है, लाल लिटमस को क्या नीले में परिवर्तित कर रहे हैं। तो दोस्तों इसकी एक सीधी ट्रिक याद कर लो, यानी अनिलाक्सा। अनिलाक्सा का मतलब क्या हुआ कि अम्ल यानी अम्ल नीले लिटमस को लाल और क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो। अब जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते, अब अम्ल क्या दे रहे थे, OH प्लस आयन दे रहे थे, जबकि क्षार क्या दे रहे हैं, OH माइनस आयन दे रहे। अब आगे आते हैं जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित न करना, ये वो जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे थे अम्ल, जबकि क्षार क्या है, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते। तो ये इनमें अम्ल और क्षार में अंतर भी हो जाएगा, जबकि अम्ल के क्षारक के भौतिक गुण भी हो जाएंगे ये। अब क्षारक के रासायनिक गुण में आ गए हम। तो रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं या जिनके द्वारा हम क्षारक की पहचान कर सकते हैं, वो रासायनिक गुण। क्षार धातु के साथ अभिक्रिया कर H2 मुक्त करता है, यानी ये क्या करता है, क्षार धातु, क्षार है वो धातु के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या देगा, H2 हाइड्रोजन मुक्त करेगा, यानी H2 गैस बाहर निकालेगा। अब दूसरा, क्षार अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाता है, यानी ये अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। अब सूचक, सूचक क्या होते हैं या सूचक किसे कहते हैं। अब क्या होते हैं सूचक, अब सूचक वो होते हैं जैसे हमें क्या पता कि ये अम्ल है या क्षार है, तो उनकी अम्लीय क्षारक की उपस्थिति कौन दर्शाता है, सूचक। हमें सूचक के आधार पर ही हम पता लगा सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। तो सूचक किसी दिए गए विलयन में, सूचक किसी दिए गए विलयन में अपना क्षारक की उपस्थिति दर्शाते, अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है, यानी अगर अम्ल होगा तो अम्लीय माध्यम में उसकी गंध बदल जाएगी, और क्षारक होगा तो क्या, क्षारकीय माध्यम में उसकी गंध बदल जाएगी। अब आते हैं हम सूचक के प्रकार। सूचक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। वैसे तो सूचक बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु इनके सामान्यतः प्रकार इस प्रकार है जो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। अब चलते हैं नंबर 1 पे आ जाते हैं हम, प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं दोस्तों, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अब प्राकृतिक सूचक कौन कौन से, वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसूचक कहलाते हैं, यानी जो प्रकृति से प्राप्त, जैसे लिटमस। अब लिटमस कुछ पेड़ पौधों की पत्तियों से प्राप्त होता है। लाल पत्ता गोभी का रस, उसके द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं। अब हल्दी, हल्दी से भी हम अम्ल या क्षारक की गुणवत्ता की जांच कर सकते हैं, या अम्ल है या क्षार है। हाइड्रेजिया के फूल का रस इत्यादि, ये क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक होते हैं। लिटमस, अब हम पढ़ते हैं कि लिटमस क्या होता है, प्राकृतिक सूचक का ये क्या, लिटमस। अम्ल तथा क्षारक की पहचान के लिए सबसे सामान्य रूप से उपयोग में लाए जाने वाला प्राकृतिक सूचक क्या है, लिटमस है। यानी ये अम्ल और क्षार की पहचान करने का सबसे सामान्य तरीका एवं सबसे अच्छा तरीका क्या है, लिटमस की। लिटमस अम्ल होगा तो क्या होगा, नीले को लाल में बदल देगा, और क्षार होगा तो लाल को नीले में बदल देगा। तो ये सबसे साधारण तरीका। लिटमस को लाइकेन या शैवाल से प्राप्त किया जाता है। अब किससे, लाइकेन, लाइकेन क्या होती है, शैवाल होती है, उससे प्राप्त किया जाता है किसको, लिटमस को। अब लिटमस पत्थर, इतनी देर था लिटमस। अब लिटमस पत्थर, लिटमस विलयन के रूप में तथा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। दोस्तों आपने कभी देखा होगा कि लिटमस ऐसे जैसे छोटी छोटी पत्तियां होती है ना, ये उस प्रकार में, जैसे नीम की पत्ती वैसी होती है ना, उस प्रकार होता है लिटमस। आपने देखा होगा, मैं आपको चित्र बता दूंगा अभी।
इन कागज की पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। उन पट्टियों को क्या कहते हैं? लिटमस पत्र कहते हैं। लिटमस पत्थर दो रंगों का होता है, नीला एवं लाल। कौन कौन सा? नीला एवं लाल। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता, जबकि सार लाल लिटमस को नीला कर देता। यह आपको बहुत पहले मैं बता चुका हूँ, जब ये लेसन स्टार्ट हुआ था तभी से बता रहा हूँ कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देंगे, जबकि सार लाल लिटमस को नीला कर देंगे। अब चलते हैं हम दूसरा प्राकृतिक सूचक, हल्दी। हल्दी भी एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। ये पीला रंग का होता है। हल्दी को आप दोस्तों सभी जानते हैं कि पीले रंग की होती है। आपने कभी हल्दी का वो देखा है? बिना पीसी हुई हल्दी आती है जिसका वो आपके अदरक की तरह आता है, वो क्या हल्दे रंग की होती है। कई बार आपने देखा होगा कि जब किसी सफ़ेद कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाता है और इससे साबुन से धोते हैं तो ये उस दाग के धब्बे को भूरा या लाल कर देता। अब दोस्तों ये कह रहा है, आपने कभी देखा होगा कि आपकी भी शर्ट है, वो उस पर कभी कभी हम सब्जी का धब्बा लग जाता है तो सब्जी में क्या हल्दी पटकते हैं, हल्दी डालते हैं, तो वो क्या है, जैसे वो होगी तो हमारा सब्जी में शर्ट हो जाएगा। हम उसको साबुन से धोते हैं तो उसका रंग किस प्रकार का हो जाता है? लाल प्रकार का हो जाता है, क्योंकि साबुन क्या होता है? क्षार होता है, और क्षार क्या है? नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो वो क्या है, उसको क्या कर देगा? लाल कर देगा, इसलिए वो लाल हो जाता है। आपने कभी ये सोचा कि क्यों ये लाल होता है? तो इसका कारण यही है दोस्तों। अब आगे, अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी अगर अम्ल होगा तो हल्दी के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम साबुन के अलावा अगर कोई अम्ल डाल के देखें तो उससे क्या, वो वैसा का वैसा रहेगा, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्षार के साथ इसका रंग भूरा या लाल हो जाता है, यानी क्षार के साथ क्या हो जाएगा? या तो भूरा हो जाएगा या लाल हो जाएगा। अब नंबर 2 आते हैं संश्लेषित सूचक। अब संश्लेषित सूचक क्या होते हैं? अब दोस्तों प्राकृतिक सूचक तो वे होते थे जिनको हम प्रकृति से प्राप्त होते, जैसे पेड़ पौधों की जड़ों से, पत्तियों से, उनसे मिलते थे, जैसे हल्दी, लिटमस हुई। अब संश्लेषित सूचक वे होते हैं जिन्हें रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनाया जाता है, यानी जिसे प्रयोगशाला में या कुछ रासायनिक पदार्थों के द्वारा निर्मित किया जाता है, वे क्या होते हैं? संश्लेषित सूचक होते हैं। ये वे सूचक है जो प्राकृतिक नहीं होते, अपितु ये रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? संश्लेषित सूचक। जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन, इनका दोस्तों ध्यान रखना है कि जैसे संश्लेषित सूचक कौन से, 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए, तो आपको क्या रखना है? मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन। इनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए होता है। इनका उपयोग किसके लिए होता है? अम्ल और क्षारक की जांच के लिए। जैसे लिटमस पत्र का होता है, उसी प्रकार इसका भी क्या होता है? अम्ल और क्षार की जांच के लिए होता है संश्लेषित सूचक का। अब आ जाते हैं हम गंधीय सूचक, यानी गंधीय सूचक क्या होते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाती है, ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहते हैं। क्या? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाती है, जैसे उनकी गंध का मतलब होता है खुशबू या बदबू। वो क्या है? अगर अम्ल होगा तो अम्लीय माध्यम में बदल जाएगी, अगर क्षार होगा तो क्या? क्षार के माध्यम में बदल जाएगी। ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहते हैं। इनकी जांच करने के लिए जो सूचक आते हैं उसे क्या कहते हैं? गंधीय सूचक। जैसे प्याज एवं लौंग और तेल। अब प्याज को दोस्तों अगर कुछ समय के लिए काट के उसको या चीर के उसको अगर खुले में छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? कि उसमें गंध आने लग जाती है। लौंग में भी यही होता है और तेल में भी यही होता है, क्योंकि उनमें गंध बदल जाती है, तो वो क्या होते हैं? गंधीय सूचक होते हैं। अब नंबर 4 पे आता है कौन सा? सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक विभिन्न रसायनों का बना होता है, यानी ये क्या होता है? ये सार्वत्रिक सूचक भी क्या होता है? रसायनों का बना है। वह मिश्रण जो भिन्न भिन्न पीएच वाले पदार्थ के बारे में रंग परिवर्तन के द्वारा बता देते हैं कि वह क्षारक है या अम्ल, वो क्या होते हैं? सार्वत्रिक सूचक। यानी सार्वत्रिक सूचक को हम सभी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर कोई कम अम्लीय है, कुछ कम क्षारीय है, कुछ प्रबल अम्लीय है, कुछ प्रबल क्षारीय, कुछ दुर्बल अम्लीय, कुछ दुर्बल क्षारीय, तो उनका सब का पता है कौन सा हम सार्वत्रिक सूचक बता देता है। तो उसके लिए कौन सा सूचक? सार्वत्रिक सूचक होता है।
अब आ जाते हैं हम लवण। लवण क्या होते हैं, लवण की परिभाषा क्या है, तो इसके बारे में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का, यानी धातु अम्लों, जैसे मान लो अम्ल होता है HCl हो गया, अम्ल हो गया, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, वो धातु जैसे हाइड्रोजन एक धातु हो गई, क्लोर ये अम्ल हो गया HCl, जैसे मान लो HCl हो गया। अब अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। अब जैसे HCl उससे क्या है, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगी, यानी हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगी और एक यौगिक बना देगा, जिसे क्या कहते हैं, हम लवण कहते हैं। अब लवण के गुण क्या क्या होते हैं। लवण ठोस अवस्था में मिलते हैं। ठोस का मतलब तो आप जानते होंगे, फर्स्ट चैप्टर में आप नाइन्थ क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठोस द्रव एवं गैस 8th में भी पढ़ चुके हैं। तो लवण ठोस अवस्था में मिलते हैं। ठोस यानी गड्ढा, जैसे पत्थर है वो ठोस है, एक बुक है वो ठोस है, तो किसमें लवण ठोस अवस्था में मिलते हैं। सामान्यतः लवण उदासीन होते हैं। अब उदासीन क्या होते हैं, जो न तो अम्लीय होते हैं और न क्षारीय होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उदासीन। तो सामान्यतः लवण क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। लवणों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक। अब विद्युत के सुचालक क्या होते हैं, जिनमें करंट आता है, जैसे बिजली की धारा प्रवाहित होता है, वो क्या होते हैं, सुचालक। कुचालक क्या होते हैं, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और अर्धचालक क्या होते हैं, जिनमें कभी कभी हो जाती है और कभी कभी नहीं होती है या कुछ होती है, तो उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। तो ये लवण के गुण। अब पोप टेस्ट। पोप टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इस टेस्ट के बारे में जान पाओगे तभी आप इस लेसन को क्लियर कर पाओगे। हाइड्रोजन गैस से निहित प्रकनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है, यानी ये प्रयोग है कि हाइड्रोजन गैस से निहित प्रकनली के पास जब एक हाइड्रोजन गैस से निहित प्रकनली, यानी एक प्रकनली है उसमें हाइड्रोजन गैस है, उसके पास एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर आते हैं, तो पोप की ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी पोप की ध्वनि, यानी कुछ ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर पोप की ध्वनि उत्पन्न होगी तो उसमें हाइड्रोजन है, अगर पोप की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है तो उसमें हाइड्रोजन गैस नहीं है। तो इसके लिए क्या, पोप टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब अम्ल क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया, यानी अम्ल एवं क्षारक की जब धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, तो अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया। तो सर्वप्रथम क्या है, हम अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया, अम्ल प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन, यानी अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो क्या है, एक तो लवण बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस H2 निकलती है। अब आगे चलते, जैसे 2HCl, ये अम्ल हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिंक क्या हो गई, धातु हो गई। अब इसकी अभिक्रिया करवाई गई तो ये जिंक हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई एवं ZnCl2, यानी जिंक क्लोराइड का निर्माण हो गया और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो इसी प्रकार हम अन्य धातु के साथ भी इसी प्रकार हम अभिक्रिया करके पता लगा सकते हैं। अब क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया, यानी क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया कैसे होती है। क्षार, अब क्षार मिल से धातु अभिक्रिया करेगी तो क्या होगा, लवण प्लस हाइड्रोजन, वही अम्ल के साथ भी वही लवण प्लस हाइड्रोजन दे रही तो उत्पन्न हो रहा था उत्पाद अभिकारक, प्लस इसी क्षार के साथ अभिक्रिया भी अप टू NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब NaOH क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक के साथ हुई तो क्या हो गया, NaZnO2, इसका निर्माण हो गया, प्लस वही हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो जिस प्रकार अम्ल की अभिक्रिया हो रही थी उसी प्रकार क्षार की अभिक्रिया हो रही है। अब उदासीन क्या होते हैं, आपने अम्ल एवं क्षारक तो पढ़ लिया, लेकिन आपको क्या ये पता है कि उदासीन क्या होते, नहीं पता। तो उदासीन मैं बताता हूँ। उदासीन ऐसे पदार्थ या लाल अथवा नीले लिटमस पत्र को रंग में परिवर्तन नहीं करते, ये किताबी परिभाषा है। मान लो pH स्केल है, उसका मान कितना होता है, 0 से 14 होता है। तो इधर अगर 0 से 7 से पहले वो अम्ल होते हैं और 7 से 14 तक होते हैं वो क्षार होते हैं।
मान लो ये 14 है यहाँ तक, यहाँ 0 है और यहाँ 7 है, तो ये 7 है ना, जो ये चीज क्या है, उदासीन है। यानी जो न तो अम्ल होते हैं और न क्षारक होते हैं, वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। उनमें न तो अम्ल के गुण पाए जाते हैं और न क्षारक के गुण पाए जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो लाल अथवा नीले लिटमस के रंग को परिवर्तित नहीं करते, उदासीन कहलाते हैं। अगर नीले को उसमें डालोगे तो नीला रह जाएगा, लाल लिटमस को डालोगे तो लाल रह जाएगा, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते और न ही क्षारकीय होते हैं, वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। जैसे नमक, अब आप मान लो नमक को न तो नमक उदासीन होता है, नहीं सॉरी दोस्तों, उदासीन होता है नमक, न वो क्षारकीय होता है न अम्लीय होता है। नौशाधर, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यानी जब अम्ल का द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव, यानी अम्ल का प्रभाव और क्षारक का प्रभाव दोनों समाप्त हो जाता है, कि वो न तो कड़वे होते हैं न खट्टे होते हैं, यानी न तो अम्लीय हो जाते हैं और न क्षारकीय होते हैं, और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, तो क्या कहलाती है, वो उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी न तो अम्ल उस पर प्रभाव डाल सकता न क्षारक उस पर प्रभाव डाल सकता, और वो क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं और लवण और जल का प्राप्त होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब चलते उदाहरण कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के कौन से उदाहरण हैं। तो NaOH, ये क्या हुआ, एक्वा यानी जल, HCl। अब NaOH की अभिक्रिया HCl से करवाए तो NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया, यानी सोडियम क्लोराइड क्या होता है, लवण होता है, प्लस H2O जल का निर्माण हो गया। प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक, अम्लीय लवण प्लस जल। अब विलयन का pH 7 से कम होना चाहिए, तो वो क्या हो गए, वही उदाहरण हो गए। दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक की अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, क्षारीय लवण बनेगा प्लस जल का निर्माण, और विलयन का pH मान 7 से अधिक होगा, यानी क्षारीय लवण में pH मान 7 से अधिक होगा। अब वो ये प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक मिलकर क्या होगा, उदासीन लवण प्लस जल, विलयन का pH 7 होगा। तो उदासीन में वो मैंने आपको पहले बता चुका है कि 7 होगा। अब ये दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक मिलकर क्या, उदासीन लवण प्लस जल का विलयन का pH मान कितना होगा, 7 होगा, तो उसका निर्माण करेंगे। अब आते हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, यानी अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया कैसे होगी और किसका निर्माण होगा। धात्विक ऑक्साइड और अम्ल जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, लवण प्लस जल, लवण मिलेगा और वही जल। अब जैसे धात्विक ऑक्साइड कौन सा, CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, CaO प्लस 2HCl, यानी 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के हो गए। अब ये क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम है, ये HCl के क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा और किसका निर्माण कर देगा, कैल्शियम क्लोराइड का, प्लस क्या हो जाएगा, H2O, यानी जल निकल जाएगा। धात्विक ऑक्साइडों की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, यानी जो धात्विक ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, क्षारकीय होंगे, क्योंकि वे अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अब इनकी क्यों होगी वो क्षारकीय अभिक्रिया, क्योंकि वे अम्ल के साथ क्रिया करेंगे और लवण और जल बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, उदासीन। उदाहरण हो गया CO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इनके उदाहरण हो गए। उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, एग्जाम में उदाहरण से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अम्लों व क्षारकों में समानताएं, यानी अम्ल और क्षारकों में क्या समानताएं हैं, सभी अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं, यानी सभी अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं और सभी क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं, यानी अम्ल तो H+ आयन उत्पन्न करेंगे और क्षारक क्या करेंगे, OH- आयन उत्पन्न करेंगे। अब जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता, अगर जलीय विलयन होगा तो उसमें अम्ल और क्षारक का क्या होगा, ये इस बारे में हमें कह रहा है। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती, यानी आयन की सांद्रता में या प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाएगी, कमी। कब, जब जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक
होते हैं तो क्या हो जाएगी, आयन में कमी हो जाएगी। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं, यानी तनुकरण किसे कहते हैं। जब अम्ल और क्षारक जल में मिलाते हैं तो उसकी आयन की सांद्रता यानी प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। तो तनुकरण का परिभाषा याद रखना। अब आगे चलते हैं किस पे, क्षारक तथा जल की प्रबलता। अब क्षारक और जल कितने प्रबल होते हैं, दो प्रकार की होती है, प्रबल एवं दुर्बल। दुर्बल यानी हल्के, प्रबल यानी थोड़े तेज। तो अब आते हैं हमें प्रबल। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यानी किसी अम्ल या क्षार की हम प्रबलता किसके द्वारा बता सकते हैं कि कितना प्रबल है एवं कितना दुर्बल है। तो अगर H+ आयन ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होंगे तो वो अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल है। अगर कम होते हैं तो वो दुर्बल है। अगर OH- ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होते हैं तो वो क्षार क्या है, प्रबल। कम होते हैं तो वो क्या है, दुर्बल। किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यानी सार्वभौमिक यानी जो सभी के लिए उपयोग होता है, उस सूचक के द्वारा हम इसकी प्रबलता ज्ञात कर सकते हैं। अब सार्वभौमिक सूचक क्या होता है, इसके बारे में भी हम जान ही लेते हैं कि सार्वभौमिक सूचक क्या। अब आपको एक कन्फ्यूजन रहेगा कि सार्वभौमिक सूचक बता दिया सर ने, लेकिन वो सार्वभौमिक क्या सूचक होता, अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यानी सार्वभौमिक सूचक क्या, इसमें बहुत से सूचक मिलकर इसका निर्माण करते हैं। वह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होती है ना, उसको अलग अलग रंगों में प्रदर्शित करता, एक से अनेक रंगों में प्रदर्शित करता, वो क्या होता है, सार्वभौमिक सूचक। अब आ जाते हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होती है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। यानी क्या, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, यानी उसमें हाइड्रोजन प्लस आयन कितने हैं या कितने अधिक है, इसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी का क्या अर्थ है, पोटेंज या पुषांश, जो एक जर्मन शब्द है जिसका क्या अर्थ होता है, शक्ति। अगर पीएच 7 होगा तो, यानी पीएच का मान बराबर 7 होगा तो वो क्या होगा, उदासीन विलयन होगा। अगर पीएच का मान 7 से छोटा होगा तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा। अगर 7 से बड़ा होगा तो वो क्या होगा, क्षारीय विलयन होगा। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यानी हमारे जीवन में पीएच का क्या महत्व है, यानी पीएच कहाँ हमें लाभदायक होता है। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। यानी पौधे और पशु क्या है, पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। यानी हम अपना शरीर की परास कितनी होती है, 7.0 से 7.8, यानी उदासीन से लेकर कुछ थोड़ी सी क्षारीय हमारे शरीर की पीएच होती है। अब मिट्टी का पीएच, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। कि अच्छी उपज में चाहिए तो क्या होगी, एक विशिष्ट पीएच परास, उसी में हम अच्छी पैदावार कर सकते हैं खेतों में। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय क्षारीय पदार्थ मिलाते। अगर वो उसमें मान लो कि क्षार की मात्रा ज़्यादा हो गई तो वो क्या मिलाएगा, अम्ल मिलाएगा, जिसे वो अम्ल और क्षार मिलकर क्या उदासीन बना देंगे। अगर अम्ल ज़्यादा है तो इसमें क्षार मिलाएंगे ताकि वो फिर उदासीन बना दे। तो इसके आधार पर किसान अपने खेतों में खाद का प्रयोग करता है। हमारे पाचन तंत्र में भी पीएच का महत्व होता है कि पाचन तंत्र की भी एक कुछ निश्चित पीएच होनी चाहिए। हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न करता है। उदर यानी पेट क्या, HCl उत्पन्न करता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। उपज की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। यानी उपज की स्थिति में क्या, उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न होगा, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है, यानी पेट में दर्द करता है। तो हमारे शरीर में पाचन में भी पीएच बराबर होना चाहिए, तभी अच्छी तरह से हम चल पाएंगे। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता। अगर वो हमारा मान लो हमारा पेट दर्द करने लग गया, अम्ल की मात्रा अधिक हो गई, तो हम क्या करेंगे कि क्षारक की मात्रा हमारे
अंदर पेट के अंदर सारक की मात्रा लेंगे, जिसे वो सारक मिलकर क्या उसको उदासीन बना देता। जैसे इसका सबसे बेस्ट उदाहरण क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब चलते हैं पीएच परिवर्तन के कारण दंत से क्या होता है, दांतों का उखड़ जाना। वो क्या था, दंत से यानी दांतों में कुछ हानि या नुकसान होना, वो पीएच परिवर्तन की। अगर अधिक अम्लीय है तो हमारे दांतों को नुकसान करेगा, अगर अधिक क्षारीय है तो वो भी नुकसान करेगा। तो क्या है, वो भी एक लेवल पे होना चाहिए जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। यानी 5.5 से कम नहीं होना चाहिए हमारे मुंह का पीएच, नहीं तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल दंतवल्क, यानी हमारे दांत किसके बने होते हैं, इनेमल के बने होते हैं। जैसे दांतों के ऊपर खोली होती है ना, वो इनेमल की होती है। दंतवल्क कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ये किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट CaPO4, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये किसका होता है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है इनेमल। याद रखना ये दोस्तों। ये जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो, यानी ये इनेमल है, ये जल में नहीं घुलता। अब जैसे हम हमारे दांतों में किसी पदार्थ से कम होता है क्या प्रभाव, लेकिन अगर पीएच का मान हमारे मुंह का 5.5 से कम हो जाएगा तो ये संक्षारित होने लग जाएंगे, दांत एवं खराब होने लग जाएंगे। सारी दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल का क्या हो जाता है, अम्ल का अधिक हो जाता है और वो उदासीन में परिवर्तित होने लग जाते हैं। अब पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। अब पौधों एवं पशुओं द्वारा जो उत्पन्न रसायन होते हैं उनसे भी आत्मरक्षा हम किसके द्वारा, पीएच के द्वारा कर सकते हैं। अब मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी का डंक कौन सा, फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। अब जैसे हमारे को मान लो मधुमक्खी ने काट लिया तो हमारे क्या होगा, दर्द और जलन होगी और वो यहाँ पे शरीर पे हमारे कुछ फूल सा जाएगा। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। यानी उसमें अगर बेकिंग सोडा हम लेते हैं तो उसे क्या होगा, हमें थोड़ा सा आराम मिलता है, क्योंकि वो अम्ल छोड़ता, बेकिंग सोडा सारी होता है। तो जैसे वो शरीर के अंदर जाएगा तो अम्ल को क्या उदासीन की तरफ लेके आ जाएगा, यानी उदासीन बना देगा और हमारे शरीर को क्या आराम मिलेगा। नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव वह होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डोक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। यानी नेटल अगर डंक मार दे तो उसका इलाज क्या है, वो जहाँ डंक मारा उसके डोक पौधे की पत्ती रगड़ते हैं, जिससे वो क्या होता है, वो अम्ली होता है, लेकिन जैसे जैसे वो डोक पौधे की हमारी सारी करेगी तो वो उदासीन होता जाएगा। अब अम्लीय वर्षा क्या होती है, आप जानते हो दोस्तों, आपने 8th क्लास में 9th क्लास में सब में पढ़ी हुई है अम्लीय वर्षा। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.5 से कम हो जाता है तो वो क्या होती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। जिसे अब मान लो वर्षा ऋतु आने से पहले जो वर्षा होती है ना, जिसे शीत ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में वो वर्षा होती है ना, वो क्या होती है, अम्लीय वर्षा। क्योंकि हमारे आसमान में सल्फर है, नाइट्रोजन, उसके बहुत से कण होते हैं और प्रथम वर्षा आती है तो वो उस वर्षा में घुल जाते हैं और उसके घुलने से क्या होती है, वो वर्षा आती है, वो क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। अब उसमें वर्षा ऋतु में जो वर्षा आती है वो आसमान बिल्कुल एकदम साफ हो जाता है वातावरण, तो वो जैसी वर्षा आती है तो वो उसमें नहीं होती, तो वो अम्लीय वर्षा के अंतर्गत नहीं गिनी जाती है। तो वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह क्या, अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब लवणों का पीएच, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लवण के पीएच का मान 7 होता है तथा ये उदासीन होता है। यानी प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लवण के पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है तथा ये उदासीन होते हैं। जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण के पीएच मान 7 से कम होता है तथा ये अम्लीय होते हैं। अब आगे चलते, प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण का पीएच मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारकीय होते हैं। तो ये लाइनें इंपॉर्टेंट है। अब साधारण नमक से रसायन कैसे बनाया जा सकता है, सोडियम क्लोराइड NaCl को साधारण नमक कहा जाता है। किसको साधारण नमक कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड Na
NaCl हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं, हम भोजन में नमक का इस्तेमाल नहीं करते क्या दोस्तों, वो क्या है NaCl, ये साधारण नमक। इसे समुद्री जल से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, समुद्री जल या खारे पानी से बनाया जाता है। जैसे सांबर झील है राजस्थान में, वो क्या है, उससे भी नमक का निर्माण होता है। जैसे चिल्का झील उड़ीसा में है, उससे भी जल का निर्माण होता है। या खारे पानी से, समुद्रों से, उनसे भी क्या होता है, नमक का निर्माण होता है। रॉक साल्ट एक भूरे रंग की क्रिस्टल के रूप में पाए जाने वाला पदार्थ, इसे कोयले की तरह निष्कर्षण करके प्राप्त किया जाता है। अब साधारण नमक, रसायनों का कच्चा पदार्थ। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोथदार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर-सार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन, क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड सार होते हैं। यानी इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर-सार अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन और सारक यानी सोडियम का निर्माण होता है। अब 2NaCl प्लस 2H2O मिलकर क्या बनाएंगे, 2NaOH प्लस क्लोरीन गैस एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर देंगे या उत्पादित कर देंगे। अब क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। क्लोरीन गैस किस पर मुक्त होती है, एनोड पर, और हाइड्रोजन किस पर, कैथोड पर। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी है। अब आगे चलते हैं विरंजक चूर्ण नंबर 2 में। विरंजक शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यानी विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसा होता है, शुष्क बुझे हुए चूने, उसका सूत्र क्या है, CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण। अब क्लोरीन की अभिक्रिया कैसे होती है, मान लो ये है बुझा हुआ चूना है, ये CaOH2। अब इससे क्लोरीन की अभिक्रिया करवाई इसके साथ, तो CaOCl2 का निर्माण हुआ एवं जल मुक्त हुआ। तो ये CaOCl2 क्या है, यही विरंजक चूर्ण। यानी विरंजक चूर्ण का उपयोग किस प्रकार हुआ, इस प्रकार। अब विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या क्या हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी। वस्त्र उद्योग में सूती एवं विलेन के विरंजन के लिए, यानी वस्त्र उद्योग में सूती लिनेन के विरंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसका, विरंजक चूर्ण। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, यानी रासायनिक उद्योगों में किसके लिए, उपचायक के रूप में विरंजक का उपयोग। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी किसका उपयोग किया जाता, विरंजक चूर्ण। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा। ये 5 है, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, इनमें से तो इनको आपको महत्वपूर्ण याद रखना, इनके उपयोग, इनके सूत्र एवं। अब आ जाते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए किया जाता। आपने कभी देखा है कि जैसे हम बाटी बनाते हैं, दाल बाटी, जैसे कुछ स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, उसके लिए बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा डाला जाता है। इसे क्या कहते हैं, मीठा सोडा। तो उससे फूल जाते हैं, तो इसके उपयोग में फुलाने के लिए किसका, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, मीठा सोडा भी कहते हैं, यानी मीठा सोडा, इसको लिख लेना। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है, यानी खाना अगर लेट पक रहा तो उसको जल्दी पकाने के लिए भी इसका प्रयोग कर लेते हैं। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaHCO3 है। यानी इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इसका ध्यान रखना, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको
ध्यान से, इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। अब आगे चलते हैं किस पे, अगली स्लाइड पे, बेकिंग सोडा का उपयोग। अब इसका बेकिंग सोडा का उपयोग क्या क्या, बेकिंग पाउडर बनाने में, किसमें, बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण। इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम स्पंज हो जाता है। इस अभिक्रिया से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी या केक में खमीर उठ जाता है, यानी वो फूल जाती है तथा इससे ये मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है, यानी मुलायम और स्पंजी से दबदबी हो जाती है। ये एंटासिड का एक संघटक है, यानी एंटासिड है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। इसका उपयोग किसमें, सोडा में, अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, तो इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। अब आ जाते हैं धोने का सोडा। धोने का सोडा क्या होता है, जैसे Na2CO3, ये होता है धोने का सोडा। इसमें कितने अणु होते हैं जल के, 10 अणु जल के, 10H2O। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ये एक क्षारकीय लवण जैसे साबुन। Na2CO3 प्लस 10H2O, यानी 10 अणु जल के हुए, सोडियम कार्बोनेट हुआ, तो ये मिलकर क्या बना गया, धोने का सोडा Na2CO3 10H2O, इसका निर्माण कर लिया। अब धोने के सोडे की उपयोग। धोने का सोडे का दोस्तों एक तो महत्वपूर्ण उपयोग है कपड़े धोने में या कपड़ों की गंदगी हटाने में। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है, यानी किस किस में, कांच उद्योग, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। बोरेक्स के निर्माण में भी किसका उपयोग होता है, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए, यानी घरों में साफ सफाई के लिए भी इसका उपयोग होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है, यानी जल की स्थायी कठोरता होती है ना, जो जैसे कुछ पानी खारा होता है तो उसमें जैसे साबुन फूलता नहीं है तो उसकी वो कठोरता होती है, उसको हटाने के लिए किसका, धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 273 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट POP बनाता है। क्या, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग कर ये किसका निर्माण था, कैल्शियम हाइड्रेट का बनाता है। यह सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है, यानी ये क्या है, एक सफेद चूर्ण जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता। जैसे मान लो डॉक्टर होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी हमारे अगर हड्डी टूट जाती है तो वो प्लास्टर नहीं चढ़ाते क्या, वो सफ़ेद रंग का जिसके ऊपर पट्टी के ऊपर वो सफ़ेद चूर्ण होता, वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, यानी इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं, जैसे वो प्लास्टर लगाते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है, यानी खिलौने बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है और सजावट के सामान। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं लेसन के अंतिम टॉपिक, क्रिस्टलन का जल। दोस्तों यहाँ पे हमारा लेसन खत्म हो जाएगा इस टॉपिक के बाद। तो अब क्रिस्टलन का जल क्या, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। यानी क्या होता है क्रिस्टलन का जल, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। उदाहरण CuSO4 + 5H2, ये H2 क्या है, 5 अणु जल के, और कॉपर सल्फेट हो गया COSO में क्रिस्टलन के जल के 5 अणु होते हैं, यानी ये 5 अणु क्या है, क्रिस्टलन के जल के। Na2CO3 10H2 में क्रिस्टलन जल के कितने, ये 10 अणु हो गए। CaSO4 2H2 क्रिस्टल जल के ये 2 अणु हो गए। तो दोस्तों ये हमारा आज का लेसन। अब मिलते हैं तीसरे लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारे अगले लेसन को देखने के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों, एवं चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब